हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी फिजियोलॉजी है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, फिर फेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, ये कब स्टार्ट होता है? जो फिटल लंग होते हैं, बचपन में जो लंग्स होते हैं वो आर नॉन फंक्शनल, वो नॉन फंक्शनल होते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, जब बर्थ के बाद लंग्स प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेट क्या होती है फिजियोलॉजी की? न्यू बॉर्न 30 से 60 पर मिनट, अर्ली चाइल्डहुड 20 से 40 पर मिनट सांस लेता है। ठीक है, लेट चाइल्डहुड में 15 से 25 पर मिनट और 12 से 16 पर मिनट एडल्ट में सांस लेने की रेट होती है। ठीक है, अब है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या होता है? दैट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। और इंटरनल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन गई कहाँ? लंग्स में गई। ठीक है, लंग्स से किस में गई? ब्लड में गई, ये हुई एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये ब्लड गया टिश्यू के पास, टिश्यू में जाके ऑक्सीजन किस में गई? टिश्यू के अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ गई, तो ये हो गया इंटरनल। ठीक है, तो क्या हुआ? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज ऑन द लेवल ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज ऑन द लेवल ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब फेज ऑफ रेस्पिरेशन, पहला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? एयर एंटर इन द लंग्स। और एक्सपिरेशन क्या है? लीव द लंग। ठीक है, अब है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या होती है? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये देखिए, रेस्पिरेटरी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव इन एंड आउट, इट इंक्लूड नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स। सबसे पहले क्या आता है? नोज, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। फिर आता है लैरिंग्स, दैट इज साउंड बॉक्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब पढ़ते हैं प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? लंग्स जो होते हैं उनको कवर करने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। तो ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय ए बाई लेयर्ड सिरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा और प्लूरल सैक। प्लूरा हैज टू लेयर, inner basilar and outer parietal layer. Basilar layer is attached firmly to the surface of the lung. मतलब जो अंदर वाली लेयर होती है वो लंग की सरफेस से एकदम चिपक के रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, अब प्लूरा, दो प्लूरा है तो दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी। ठीक है, इंटर प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी इज नैरो स्पेस इन बिटवीन टू लेयर ऑफ प्लूरा। अब इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भी रहता है जो फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, सीरस फ्लूइड या इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब हमने क्या क्या समझा? हमने समझा पहले तो पाथवे। ठीक है, हाँ देखो, फेरिंग्स, फेरिंग्स तीन टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद क्या? ट्रैकिया, वो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, फिर एल्वेलाई। ठीक है, अब आता है ट्रैकियोब्रैकियल ट्री। ठीक है, हाँ, ये फंक्शन ऑफ इंट्राप्लूरल फ्लूइड, जो लंग्स हैं उनके बाहर की जो लेयर है उसमें क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन एज द लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। देखो, लंग्स कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू मूवमेंट जब होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर कॉल्ड इंट्राप्लूरल प्रोसेस विद इन ये प्लूरल स्पेस जो होता है, इन इंट्रा प्लूरल स्पेस, उसमें जो फ्लूइड है इंट्रा प्लूरल फ्लूइड, वो क्या कर रहा है? एक नेगेटिव प्रेशर का बना के रखा है, जो सांस लेने में हमारी हेल्प कर रहा है और लुब्रिकेटेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब है प्लूरल कैविटी इन एबनॉर्मल कंडीशन। अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या क्या हो सकती है? बस बहुत सिंपल सिंपल याद रखना है। न्यूमोथोरैक्स, अगर एयर चली जाए उस कैविटी में न्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स, अगर पानी चला जाए। हीमोथोरैक्स, अगर ब्लड चले जाए। और पायोथोरैक्स, अगर उसमें पस पड़ जाए, पस पहुंच जाए। ठीक है, अब है ट्रैकियोब्रैकियल ट्री। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकियोब्रैकियल ट्री। ठीक है, अब ये क्या है भाई? देखो, जो ट्रैकिया होती है, सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होती है दो हिस्सों में। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया बाइफरकेट इनटू टू मेन प्राइमरी ब्रोंकाई कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। कौन सी? राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड हो गई। इसके बाद
ईच प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर टू द लंग्स एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई डिवाइड होगी किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई। किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ये हो गए टर्शरी ब्रोंकाई। इन राइट लेफ्ट लंग देयर आर 10 टर्शरी ब्रोंकाई, इन लेफ्ट लंग देयर आर 8 टर्शरी ब्रोंकाई। तो राइट में कितनी? 10 टर्शरी और लेफ्ट में कितनी? 8 टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड सेवरल टाइम विद रिडक्शन इन लेंथ एंड डायमीटर इनटू मेनी जनरेशन कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंक्यूल्स, इन वाले स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। व्हेन द डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल्स बिकम 1 mm एंड लेस देन इट कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यही ब्रोंक्यूल जाके जब इनका डायमीटर बहुत छोटा होता जाता है, 1 mm तक पहुंच जाता है, तब इनको हम बोलना शुरू करते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है। तो एक तो रहे इनिशियल ब्रोंक्यूल और एक रहे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल जो शुरू में बने थे और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब डायमीटर 1 mm रह गया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटिन्यू और डिवाइड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर बन जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो अगर अब हमको समझना पड़े कि रेस्पिरेटरी ट्री क्या है, ठीक है, तो क्या समझें हम? ट्रैकियोब्रेकियल ट्री। सबसे पहले क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हुई किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से बना सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से बना टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड टू प्राइमरी ब्रोंक्यूल और प्राइमरी ब्रोंक्यूल से क्या बना? टर्शरी ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी या टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, सॉरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या है? जब इनका डायमीटर लेस देन 1 mm रह गया। ठीक है। अब इसके बाद बनेंगी हमारी एल्वेलर डक्ट और क्या बन गया? एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है? एल्वेलाई इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारी गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है। एल्वेलर सैक बन गए और क्या बन गया? एल्वेलाई बन गए। रेस्पिरेटरी यूनिट इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक, एंट्रम एंड एल्वेलाई। अब देखो जितने भी अभी मैंने पढ़ाए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, यहाँ तक क्या थे? सारे ये थे केवल केवल कौन से जोन थी? गैसियस जोन। इसमें गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही थी, इनको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट जोन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट जोन। यहाँ गैसेस का ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन ये जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसके बाद वाले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई, एंट्रम, ये सारे क्या हो गए? एक्सचेंज जोन। क्या हो गए? एक्सचेंज जोन। ठीक है। तो हमने क्या समझा? बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में हमने एक चीज समझी। हमने सबसे पहले एक ट्री बनाया जिससे हमारे क्लियर हुआ कि क्या क्या हमारी ट्रैकियोब्रोंकियल में पड़ता है। तो सबसे पहले आया हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आया सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आया टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आया टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक, एंट्रम और एल्वेलाई। एल्वेलाई याद रखते हैं। ठीक, ये जो हमने जितने भी शुरू के स्ट्रक्चर पढ़े, कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ये केवल क्या कराते हैं? गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो ये होगा ट्रांसपोर्ट जोन। इसके बाद के ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल के, ये होगा हमारे एक्सचेंज जोन, जो गैसेस का क्या करा रहे हैं? एक्सचेंज करा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा में याद दिया है रेस्पिरेटरी यूनिट इंक्लूड। अब रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब जहां गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज जोन में क्या क्या आता है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब इसके बाद है एल्वेलर सेल और न्यूमोसाइट। तो जो एल्वेलाई है वो किस तरीके से काम करती है ये समझते हैं। ठीक है। एल्वेलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ एल्वेलर सेल और न्यूमोसाइट। जो एल्वेलर एपिथेलियम होता है उसमें क्या होता है? एल्वेलर सेल्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सेल 1, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। पहले टाइप होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल और दूसरे होते हैं क्यूबॉइडल सेल। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये न्यूमोसाइट भी हम इनको बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड न्यूमोसाइट। ठीक है। ये लगभग 5% होते हैं टोटल का। ठीक है। तो ये हमको दोनों टाइप इनके याद रखने हैं। ठीक है। अब है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, मतलब जो एल्वेलाई इस तरीके से बनी, अब यहाँ ब्लड है तो ये ब्लड जा रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये क्या क्या मेम्ब्रेन इसके बीच में पड़ेंगी, इन दोनों के बीच एक्सचेंज। Respiratory membrane is the membranous structure through which the exchange of gases occur. Respiratory membranes separate in air the alveoli from the blood in capillary. It is formed by alveolar membrane and capillary membrane. Respiratory membrane has a surface area 70 square meter. क्या है ये?
सेपरेट एयर इन एल्वेलाई, एयर और ब्लड और एयर के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, दिया देखो, एक तो आएगी एल्वेलाई की मेम्ब्रेन, ठीक है, एल्वेलर मेम्ब्रेन। एक आएगी ब्लड कैपिलरी की, ठीक है, एंडोथेलियम जो है हमारी उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच का एक होता है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो आएगा। ठीक है, यहाँ देखो बताया गया ब्लड कैपिलरी आएगी, ठीक है, और एल्वेलाई की आएगी, ठीक है, और इन दोनों के बीच एक स्पेस भी होता है। ठीक है, अब है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब रेस्पिरेशन तो हो रहा है, उसके अलावा क्या क्या हेल्प हो रही है। तो सबसे पहले ऑल्फैक्शन, रेस्पिरेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल की वजह से, नॉस्ट्रिल की वजह से हम ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन कर पाते हैं, तो पहला ऑल्फैक्शन। दूसरा वोकलाइजेशन, लैरिंक्स हमारा साउंड बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है, फिर है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, इसमें नोज में हमारे हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर एंड नेजल म्यूकस जो होता है, नेजल म्यूकस होता है, ये फेगोसाइटोसिक एक्शन भी करता है, फेगोसाइटिक एक्शन करता है, जो बाहर के बैक्टीरिया जाते हैं उनको किल करने का भी काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है, लंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम में भी लंग्स का रोल है। ठीक है, तो ये अदर देन रेस्पिरेशन क्या क्या काम थे वो थे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को कैसे, देखो वाटर बैलेंस तो बताता है, होम्योस्टैटिक बनाने का भी काम कराता है, क्योंकि CO2 को निकालने का भी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्ले ए रोल इन वाटर लॉस मैकेनिज्म, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन वाटर एवेपोरेट, जब हम बाहर एयर निकालते हैं तो वाटर एवेपोरेट करके भी बाहर जाता है, जिससे वाटर बैलेंस बना रहेगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जब हम हीट को एक्सचेंज करते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं, वाटर को एक्सचेंज करते हैं, तो टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करता है, क्यों, क्योंकि CO2 जो एसिड, अब एसिड को बाहर निकाल रहा है, तो फिर एसिड बेस बैलेंस ही रेगुलेट कर रहा है। और ये आपको मैंने पिछली एक वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, एसिड बेस में। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, मास्ट सेल इन लंग्स सीक्रेट हेपेरिन, और हेपेरिन इज एंटी ब्लड कोएगुलेंट, हेपेरिन है एंटी कोएगुलेंट, ये फंक्शन याद रखना है इसका। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है। ठीक है, हाँ, इसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होती है, तो इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पल्मोनरी ब्लड वेसल। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड वेसल इंक्लूड पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्रेकियल आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। अब लंग्स को जो सप्लाई चाहिए वो क्या क्या है, तो लंग्स में जो ब्रेकियल आर्टरी है, कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी, ये कौन सा पहुंचा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है लंग्स तक। ठीक है, और लंग्स में कौन सी, पल्मोनरी जो आर्टरी है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सी पहुंचा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है लंग्स तक। ठीक है, तो ये हमारा पल्मोनरी हार्ट सर्कुलेशन जो है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमको क्या क्या समझना है इसमें, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, लंग्स रिसीव द होल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल, देखो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड, देखो ऐसे समझो, ठीक है, ये रहा राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, किसके पास गया, हार्ट के पास गया, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी से कौन सा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, यहाँ से उसका लेना देना नहीं। आउटपुट ऑफ ब्लड पर मिनट इज सेम इन बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज अबाउट 5 लीटर। Thus the lungs accumulated amount of blood which is equal to amount of blood accumulated by all other part of the body, मतलब all other part of the body से जितना ब्लड आता है उतना सारा ब्लड हार्ट किसको देता है, लंग्स को देता है, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, अब प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है इसका 25 mmHg, डायस्टोलिक होता है 10 mmHg, बस याद रखना। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग फिक प्रिंसिपल, डिटेल आर गिवन इन चैप्टर 98, मतलब ये भी अभी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसमें हमको यही याद रखना, और इस चैप्टर को मैं मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, respiration occurs in two phases, namely inspiration and expiration. Inspiration, thoracic cage enlarge and lungs expand to so that air enter in the lungs. तो भाई लंग्स में एयर जाएगी, कैसे जाएगी, कोई भी मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर,
तो हमें बॉडी के अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना, और लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होता है, थोरेसिक केज इनलार्ज एंड लंग्स एक्सपेंड, थोरेसिक केज बढ़ता है और लंग्स बड़े हो जाते हैं। लंग्स इजिली ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द थोरेसिक केज एंड लंग डिक्रीज इन साइज। अब जब हमको एयर बाहर निकालनी है तब भी हमको क्या करना है, वॉल्यूम कम करना है। तो वॉल्यूम कम करना है तो क्या करेंगे, लंग्स का साइज डिक्रीज करते हैं, और थोरेसिक केज का भी साइज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, याद रखना इंस्पिरेशन कैसा है, एक्टिव। इंस्पिरेशन करने में हमें एनर्जी लगती है, लेकिन एक्सपिरेशन करने में एनर्जी नहीं लगती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। अब है मसल ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन सी मसल चाहिए, तो इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल। प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज और थोरेसिक केज ड्यूरिंग नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग। तो प्राइमरी जो मेजर मसल हैं जिनकी वजह से साइज थोरेसिक केज का चेंज किया जाता है, वो सारी कौन है, इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। ठीक है, इनका काम है रेस्पिरेटरी मसल्स का। एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल कौन है, जो हेल्प प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल। तो रेस्पिरेटरी मसल दो टाइप की हैं, तो इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल। इंस्पायरेटरी मसल जो है, जो मेनली जो है वो क्या करती हैं, थोरेसिक केज को बड़ा और छोटा करने का कार्य करती हैं, और एसेसरी क्या है, जो प्राइमरी वालों की हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, अब इनके हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन कॉज इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज की, इंस्पिरेशन केस में थोरेसिक केज का होता है, बड़ा हो जाता है। थोरेसिक केज इनलार्ज बिकॉज और इंक्रीज इन ऑल डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर बढ़ता है ना। ट्रांसफर और वेंट्रल डायमीटर बढ़ते हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज इंक्रीज्ड बाय एलिवेशन ऑफ रिब्स। अब ये वाला जो है, ये किससे बढ़ेगा डायमीटर, एलिवेशन ऑफ रिब्स, रिब्स के ऊपर उठने से। जब भी आप सांस लेते हैं, आप अपने सीने पर हाथ रख के फील करें, जब सांस लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ठीक है, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज्ड बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम। अब नीचे ये कौन हेल्प कर रहा है, डायफ्राम हेल्प कर रहा है वर्टिकल डायमीटर में। इन जनरल चेंज इन साइज थोरेसिक कैविटी अकर बिटवीन द मूवमेंट ऑफ 4 यूनिट, थोरेसिक लिड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज एंड डायफ्राम। मतलब 4 पार्ट्स में ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है थोरेसिक केज का, वो 4 पार्ट्स में हो रहा है, थोरेसिक लिड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज और डायफ्राम। ठीक है, थोरेसिक लिड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज और डायफ्राम, इतने ही नाम याद रखने। अब है मूवमेंट्स ऑफ लंग, लंग कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज, क्योंकि थोरेसिक केज बड़ा हो गया है ना, अलग अलग एक्सिस में डायफ्राम की हेल्प से। द नेगेटिव प्रेशर इज इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी, इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बन गया। कॉज एक्सपांसन ऑफ लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स का साइज क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज इन साइज, जब एक्सपायरेशन होता है, जब सांसें बाहर निकलती हैं, CO2 बाहर निकलती है, तो डिक्रीज होता है क्या, थोरेसिक कैविटी इन साइज। क्या बोलते हैं इसको, टू द प्री इंस्पायरेटरी पोजिशन, दोबारा इंस्पायरेटरी पोजिशन। प्रेशर इन द थोरेसिक केज ऑल्सो कम बैक टू द प्री इंस्पायरेटरी लेवल, इट कंप्रेस द लंग टिश्यू सो दैट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। क्या हुआ, देखो सांस ली, अंदर क्या है, प्रेशर कम करना है, प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना है। कौन कौन बढ़ा रहा है, थोरेसिक केज और लंग्स। सेम चीज हमने इसके अपोजिट किस में कर ली, एक्सपीरेशन में। ठीक है, कोलेप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, लंग्स आर अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ कोलेप्स, भाई लगातार डर रहता है कि कोलेप्स ना कर जाए लंग। इवन इन रेस्टिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से लंग्स के कोलेप्सिंग का डर रहता है। सबसे पहले इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग टिश्यू और सरफेस टेंशन। ठीक है, नाम याद रखने हैं बस। अब कौन कौन प्रिवेंट कर रहा है कोलेप्सिंग को, इंटरनल प्लूरल प्रेशर, प्लूरल के बीच में बना हुआ प्रेशर, जो प्लूरा है ना, इसके बीच में बना हुआ कैसा प्रेशर है, निगेटिव प्रेशर। ठीक है, और क्या है, सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट पेपर में कई बार पूछा है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। इज अ सब्सटेंस सिक्रेटेड इन एल्वुलर एपिथीलियम, जो एल्वुलाई होती है उसकी एपिथीलियम में ये सब्सटेंस रिलीज होता है, जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है एंड प्रिवेंट द कोलेप्सिंग टेंडेंसी। अब एक बलून है, सोचो ये बलून है, इसमें से गैस जब निकलती है तो ये आगे चिपक जाएंगी ना आपस में, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा पूरा लंग क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो नेचर ने इसके बीच में केमिकल डाल दिया, और उस केमिकल का नाम क्या है, सर्फेक्टेंट। बस बहुत सिंपल है, और सर्फेक्टेंट याद रखना बहुत जरूरी है, जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है सर्फेक्टेंट हो गया। सर्फेक्टेंट में अच्छा, सर्फेक्टेंट बनता कहाँ है ये भी समझ लेते हैं, सोर्स क्या है। तो टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियम सेल, क्लेरा सेल, which are situated in the bronchioles, these are also called bronchial or exocrine cell। ब्रोंकियल रीजन में एक्सोक्राइन सेल होते हैं। एक्सोक्राइन क्या होते हैं भाई, जो अपना सिक्रीजन देते हैं ना, तो ये अपना सिक्रीजन डायरेक्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एक बार रीडिंग लगानी है। ठीक है, बस। इसके बाद है
रेस्पिरेटरी प्रेशर, ये पढ़ना जरूरी है। टू टाइप ऑफ प्रेशर आर एक्सर्टेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल प्लूरल प्रेशर और इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये दो टाइप के प्रेशर काम करते हैं, ठीक है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, एक तो एल्वुलाई के अंदर प्रेशर चल रहा है और एक पूरे लंग्स के अंदर प्रेशर चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड टेस्ट, ठीक है, इसका फंक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, लंग फंक्शन टेस्ट LFT मत समझ लेना, वो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। यूजफुल इन assessing the functional state of our respiratory system both in physiological and pathological condition. Lungs function tests are based on measurement of volume of air breathing in or out. एयर को लेना अंदर और एयर कितनी जा रही है बाहर, इससे हमें पता लग जाता है लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब टाइप ऑफ लंग फंक्शन टेस्ट दो टाइप का होता है, स्टैटिक लंग फंक्शन और डायनेमिक लंग फंक्शन, ठीक है। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट जो है वो बेस्ड ऑन होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लोज, मतलब जो वॉल्यूम अंदर जा रहा है, जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है उस पर, ठीक है। अब जो डायनेमिक होता है वो होता है रेट, कितना रेट से एयर ले रहे हो, ठीक है, एयर फ्लो हो रही कितने रेट से, एक सेकंड में, एक मिनट में कितनी हो रही है, ठीक है। अब आते हैं लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम हमको क्या क्या पढ़ना है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है जो आप नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली सांस जितनी ली जाती है, कितनी, 500 ml, 500 ml एयर ली जाती है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है भाई, देखो ये 500 ml मिल गया, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम एयर कैन बी ब्रीथ इंस्पायर्ड फोर्सफुली, अब आप फोर्सफुली कितनी और ज्यादा ले सकते हो अंदर, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व, तो वो है 3300 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व, expiratory reserve volume is an additional volume of air that can be expired out forcefully after normal expiration, normal expiration के बाद आप कितनी एयर फोर्सफुल तरीके से और बाहर निकाल सकते हो, वो है 1000 ml। सबका क्वांटिटी याद रखना है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, IRV कितना है, रेसिडुअल कितना है, कि आपने एक्सपायरेटरी निकालने के बाद भी जो बच गया वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी जो बच गया वो क्या है, एक्सपायरेट रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, कितना होता है 1200 ml, ठीक है। अब आती है लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी कौन कौन सी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी याद करना है, टोटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई इंस्पायरेटरी मतलब मैक्सिमम इंस्पिरेशन कितना कर सकते हो, तो नॉर्मल वाला इंस्पिरेशन और फोर्सफुल वाला इंस्पिरेशन, है ना। फिर है एक्सपायरेटरी, कौन सा, एक्सपायरेटरी, अच्छा, बाइटल कैपेसिटी, बाइटल मतलब मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो IRV, TB और ERV। फिर है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो ये सब याद करना है, IRV प्लस RP ये करके, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम, किससे करते हैं, स्पायरोमीटर से, किससे, स्पायरोमीटर से, बस इतना ही याद रखना है, स्पायरोमीटर से करते हैं, ठीक है।